दोस्तों, एक बहुत गहरी बात है। कंपनीज डोंट बिकम इंडस्ट्री लीडर्स बिकॉज दे हैव बेटर प्रोडक्ट्स, दे बिकम इंडस्ट्री लीडर्स बिकॉज दे बिल्ड बेटर सिस्टम्स। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग कहते हैं, अ सिस्टम इज परफेक्टली डिजाइन्ड टू गेट द रिजल्ट्स इट गेट्स। एक पल के लिए इस लाइन के बारे में सोचिए। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ पर है तो वह किसी सिस्टम का परिणाम है। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ पर है तो वह भी किसी सिस्टम का परिणाम है। और अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ पर है तो वह भी किसी सिस्टम का परिणाम है, क्योंकि बिजनेस में रिजल्ट्स कभी एक्सीडेंट नहीं होते। रिजल्ट्स पैटर्न्स का परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स हैबिट्स का परिणाम होते हैं और अंततः रिजल्ट्स सिस्टम्स का परिणाम होते हैं। जरा सोचिए, Amazon कभी एक ऑनलाइन बुक स्टोर थी, नेटफ्लिक्स डीवीडीज कुरियर किया करती थी, एप्पल एक गराज स्टार्टअप थी, रिलायंस एक टेक्सटाइल कंपनी थी, टोयोटा एक छोटी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थी और टाटा एक ट्रेडिंग बिजनेस था। लेकिन आज इन कंपनीज ने केवल अपने इंडस्ट्रीज में भाग नहीं लिया, इन्होंने इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन किया। सवाल यह है, क्या इनके प्रोडक्ट्स शुरुआत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे? नहीं। क्या इनके फाउंडर्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस थे? नहीं। क्या इनके पास शुरुआत से हजारों एम्प्लॉइज थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या था जिसने इन्हें बिजनेस से इंस्टीट्यूशन में बदल दिया? दोस्तों, यही वह प्रश्न है जिसने मुझे वर्षों तक आकर्षित किया। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12x में, जहां हम मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अपने 35 वर्षों के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में विभिन्न लीडरशिप रोल्स में काम करते हुए, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस को करीब से देखते हुए और दुनिया की सफल ऑर्गेनाइजेशंस का अध्ययन करते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है, बिजनेसेस प्रोडक्ट्स से शुरू होते हैं, पीपल की मेहनत से ग्रो होते हैं, लेकिन सिस्टम्स की ताकत से स्केल होते हैं। और यही कारण है कि दो कंपनीज एक जैसे मार्केट में एक जैसे अपॉर्चुनिटीज के साथ, कभी कभी एक जैसे प्रोडक्ट्स के साथ भी बिल्कुल अलग परिणाम हासिल करती हैं। एक कंपनी ग्रोथ के साथ स्ट्रगल करती रहती है, दूसरी कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन जाती है। और ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, ये डिफरेंस एफर्ट का भी नहीं होता, ये डिफरेंस सिस्टम्स का होता है। अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया है, रिस्क लिया है, कस्टमर्स बनाए हैं, रेवेन्यू जनरेट किया है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, तो आप पहले ही उस चुनिंदा समूह का हिस्सा हैं जहां अधिकांश लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। आप पहले ही उस 3% में प्रवेश कर चुके हैं जहां लोग केवल अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते, वे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य केवल बिजनेस चलाना नहीं है, अब लक्ष्य है उस 1% में प्रवेश करना, जहां ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री लीडर्स बनती हैं, जहां कंपनीज अपने फाउंडर्स पर निर्भर नहीं रहती, जहां ग्रोथ एफर्ट से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है, जहां सक्सेस किसी एक व्यक्ति की क्षमता पर नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी पर आधारित होती है। और जब मैंने Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, टोयोटा, टाटा और रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को गहराई से देखा तो मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखाई दिया। इंडस्ट्री अलग थी, प्रोडक्ट्स अलग थे, मार्केट्स अलग थे, लेकिन कुछ इनविजिबल सिस्टम्स ऐसे थे जो लगभग हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद थे। और आज मैं आपके साथ वही 7 सिस्टम्स साझा करने जा रहा हूं। 7 ऐसे सिस्टम्स जो किसी बिजनेस को केवल ग्रो नहीं करते, उसे स्केल करते हैं, उसे सस्टेनेबल बनाते हैं, उसे रिजिलियंट बनाते हैं और अंततः उसे एक इंस्टीट्यूशन में बदल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है डिसीजन आर्किटेक्चर सिस्टम। अधिकांश एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि बड़ी कंपनीज बड़े डिसीजंस लेती हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। महान ऑर्गेनाइजेशंस बड़े डिसीजंस नहीं लेती, वे बेहतर डिसीजन सिस्टम्स बनाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर Amazon में हर महत्वपूर्ण डिसीजन जेफ बेजोस लेते, अगर रिलायंस में हर अप्रूवल मुकेश अंबानी देते, अगर टाटा ग्रुप में हर स्ट्रेटेजिक चॉइस बोर्ड रूम तक जाती, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस आज जिस स्केल पर हैं वहां पहुंच पाती?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिसीजंस की संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ती है। यही अधिकांश बिजनेसेस की ग्रोथ धीमी होने लगती है। समस्या मार्केट में नहीं होती, समस्या प्रोडक्ट में नहीं होती। समस्या यह होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ग्रोथ की स्पीड के साथ नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि जेफ बेजोस ने अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल को बढ़ावा दिया। कंसेप्ट सरल था, टीम इतनी छोटी हो कि 2 पिज्जा से फीड हो जाए, लेकिन इतनी एम्पावर्ड हो कि डिसीजंस तेजी से ले सके। ध्यान दीजिए, ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं थी, ये डिसीजन आर्किटेक्चर था। यानी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह डिजाइन करना कि हजारों डिसीजंस बिना बॉटलनेक के लिए जा सके, क्योंकि स्केल का सबसे बड़ा दुश्मन कंपटीशन नहीं है, डिसीजन डिलेज हैं। दूसरा सिस्टम है लीडरशिप पाइपलाइन सिस्टम। यह शायद वो सिस्टम है जिसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक स्केल नहीं कर सकती। रामचरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लीडरशिप पाइपलाइन में लिखते हैं कि अधिकांश ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट अपॉर्चुनिटी की कमी से नहीं रुकती, वे लीडरशिप कैपेसिटी की कमी से रुकती हैं। शुरुआत में फाउंडर बिजनेस को ग्रो करता है, लेकिन एक स्टेज के बाद बिजनेस तभी ग्रो करता है जब लीडर्स ग्रो करते हैं। यही वो मोड़ है जहां बिजनेस ओनर को ऑपरेटर से इंस्टीट्यूशन बिल्डर बनना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट इसका शानदार उदाहरण है। एक समय था जब लोग मानने लगे थे कि माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन रेस में पीछे छूट रही है। फिर सत्या नडेला आए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं बदली, उन्होंने माइंडसेट बदला, उन्होंने लीडरशिप कल्चर बदला, उन्होंने लर्निंग कल्चर बनाया, उन्होंने लीडर्स को एम्पावर किया और धीरे धीरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बदलने लगी। याद रखिए, एक लीडर 100 लोगों को मैनेज कर सकता है, लेकिन एक लीडरशिप सिस्टम हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर लीडर्स डेवलप नहीं कर रही तो फ्यूचर ग्रोथ भी डेवलप नहीं होगी। तीसरा सिस्टम है इनोवेशन सिस्टम। जब भी इनोवेशन की बात होती है, लोग अक्सर क्रिएटिविटी की बात करते हैं, लेकिन इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं है। इनोवेशन एक रिपीटेबल सिस्टम है। गूगल को देखिए, जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, गूगल न्यूज, इनमें से कोई भी एक्सीडेंटल सक्सेस नहीं था। इनके पीछे एक्सपेरिमेंटेशन की संस्कृति थी, आइडियाज कैप्चर करने की प्रक्रिया थी, टेस्टिंग मैकेनिज्म था, वैलिडेशन फ्रेमवर्क था और सक्सेसफुल आइडियाज को स्केल करने का मॉडल था। यही इनोवेशन सिस्टम है। जेफ बेजोस अक्सर कहा करते थे, वी आर स्टबर्न ऑन विजन बट फ्लेक्सिबल ऑन डिटेल्स। विजन स्थिर था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन लगातार चलता रहा। और यही कारण है कि अमेज़न ने केवल ऑनलाइन बुक्स नहीं बेची, उसने क्लाउड कंप्यूटिंग बनाई, डिजिटल डिवाइसेस बनाए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाया। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फाउंडर के दिमाग में नहीं रहती थी, इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में मौजूद थी। और आज की दुनिया में ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन को इवेंट मानती है, वो इवेंचुअली पीछे छूट जाती है। जो इनोवेशन को सिस्टम बना देती है, वह फ्यूचर क्रिएट करती है। अब हम पहुंचते हैं चौथे सिस्टम पर, और शायद ये मॉडर्न बिजनेस की सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज है, डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम। आज डाटा हर किसी के पास है, लेकिन इनसाइट हर किसी के पास नहीं है। यही अंतर विनर्स और फॉलोअर्स के बीच पैदा होता है। Amazon हर क्लिक ट्रैक करती है, Netflix हर व्यूइंग पैटर्न एनालाइज करती है, स्टारबक्स तक लोकेशन सिलेक्शन के लिए एडवांस्ड डेटा मॉडल्स का उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड क्लास कंपनीज केवल ये नहीं देखती कि क्या हो चुका है, वे ये समझने की कोशिश करती हैं कि आगे क्या होने वाला है। यही डिफरेंस है रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस में। रिपोर्टिंग आपको बताती है कि कल क्या हुआ, इंटेलिजेंस आपको संकेत देती है कि कल क्या होने वाला है। और जो ऑर्गेनाइजेशन भविष्य के संकेत पढ़ना सीख जाती है, वह मार्केट ट्रेंड्स का पीछा नहीं करती, वो मार्केट ट्रेंड्स क्रिएट करती है।
पीटर ड्रकर ने कहा था, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। लेकिन आज के एरा में मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, व्हाट गेट्स अंडरस्टूड गेट्स इंप्रूव्ड। और यही डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम का वास्तविक उद्देश्य है। डेटा कलेक्ट करना नहीं, बेहतर डिसीजंस लेना, क्योंकि अंततः बिजनेस नंबर्स से नहीं, नंबर्स की इंटरप्रिटेशन से जीतता है। पांचवां सिस्टम है कैपिटल आर्किटेक्चर सिस्टम। यह वह सिस्टम है जिसे अधिकांश एंटरप्रेन्योर्स तब समझते हैं जब ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि ग्रोथ केवल विजन से नहीं होती, ग्रोथ को फ्यूल भी चाहिए। और बिजनेस की दुनिया में उस फ्यूल का नाम है कैपिटल। वॉरेन बफेट को लोग दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी स्किल इन्वेस्टिंग नहीं है, कैपिटल एलोकेशन है। कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं इन्वेस्ट करना है। यही कारण है कि बर्कशायर हैथवे केवल एक कंपनी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन पाई। रिलायंस ने टेलीकॉम रेवोल्यूशन केवल विजन से नहीं बनाया, उसके पीछे कैपिटल आर्किटेक्चर था। Amazon ने लॉजिस्टिक्स एम्पायर केवल एम्बिशन से नहीं बनाया, उसके पीछे स्ट्रैटेजिक कैपिटल डिप्लॉयमेंट था। याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें कैप्चर वही ऑर्गेनाइजेशंस कर पाती हैं जिनके पास कैपिटल आर्किटेक्चर होता है। छठा सिस्टम है एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। विजन इंस्पायर करता है, स्ट्रैटेजी डायरेक्शन देती है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स देता है। और बिजनेस हिस्ट्री ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज से भरी पड़ी है जो कभी रियलिटी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन एक्सीडेंट से नहीं होता, एग्जीक्यूशन डिजाइन से होता है। इसीलिए वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूशन रिदम बनाती हैं। वीकली रिव्यूज, मंथली स्कोर कार्ड्स, क्वार्टरली प्रायोरिटीज, एनुअल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इनका उद्देश्य रिपोर्टिंग नहीं होता, इनका उद्देश्य अलाइनमेंट होता है। क्योंकि स्केल के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कंफ्यूजन भी बढ़ता है। एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम वही मैकेनिज्म है जो ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी को स्कैटर्ड होने से बचाता है, और जब एनर्जी अलाइंड होती है तब ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। और अब हम पहुंचते हैं सातवें और शायद सबसे पावरफुल सिस्टम पर, कल्चर ऑपरेटिंग सिस्टम। कल्चर वो नहीं है जो दीवारों पर लिखा होता है, कल्चर वो है जो लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है। कल्चर वो है जो तब काम करता है जब फाउंडर मौजूद नहीं होता। टोयोटा ने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को कल्चर बनाया, एप्पल ने एक्सीलेंस को कल्चर बनाया, Amazon ने कस्टमर ऑब्सेशन को कल्चर बनाया, टाटा ग्रुप ने ट्रस्ट को कल्चर बनाया। ध्यान दीजिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट्स बदले, टेक्नोलॉजीज बदली, मार्केट्स बदले, लेकिन कल्चर ने कॉन्टिन्यूटी बनाए रखी। पीटर ड्रकर की प्रसिद्ध लाइन है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। और यह केवल कोट नहीं है, यह बिजनेस रियलिटी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बोर्डरूम में बनती है, लेकिन कल्चर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जी जाती है और अंततः वही ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बन जाती है। अब एक कदम पीछे हटकर इन 7 सिस्टम्स को एक साथ देखिए। डिसीजन आर्किटेक्चर, लीडरशिप पाइपलाइन, इनोवेशन सिस्टम, डेटा इंटेलिजेंस, कैपिटल आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम, कल्चर ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको एक रोचक बात दिखाई देगी, इनमें से कोई भी सिस्टम सीधे रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, फिर भी हर महान ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं पर इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम्स रेवेन्यू नहीं बनाते, रेवेन्यू को सस्टेनेबल बनाते हैं। दोस्तों, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि बिजनेसेस प्रोडक्ट से बनते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स लेवल पर सच्चाई कुछ और है। प्रोडक्ट्स कॉपी किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, कैपिटल जुटाया जा सकता है, यहां तक कि टैलेंट भी हायर किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम्स ओवरनाइट कॉपी नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि 2 कंपनीज एक जैसे प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, लेकिन उनके परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक बिजनेस फाउंडर की मेहनत पर चलता है, दूसरा सिस्टम्स की ताकत पर।
अगली बार जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचें तो केवल रेवेन्यू टारगेट मत देखिए। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगले स्तर के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइंड है? क्योंकि जैसा डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने कहा था, अ सिस्टम इज परफेक्टली डिजाइन्ड टू गेट द रिजल्ट्स इट गेट्स। और शायद लीडरशिप का सबसे बड़ा काम प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, लोगों को मैनेज करना भी नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स में बदल दे। अगर आज की चर्चा ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो इस वीडियो को उन फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स तक पहुंचाइए जो केवल बिजनेस नहीं, इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए इन 7 सिस्टम्स में से आपके ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। Great organizations are not built by heroic efforts, they are built by intelligent systems. Learn more, grow more, rise beyond limits. Jai Hind.